स्टूडेंट स्टार्टिंग है। देखो लास्ट क्लास में हमारा ना आइसोमेरिज्म में एक केस हो चुका था, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब उसमें दूसरा केस स्टार्ट करें हम, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको हम लिंकेज समानता भी कह सकते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है लिंक। लिंक, इसको जुड़ना कहते हैं ना। इसमें कुछ जुड़ने का अंतर होगा, जुड़ने का डिफरेंस होगा, यहां से पता लग रहा है। देखो आप सब अटेंशन पे करना। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, K4Fe CN6। ठीक है, एक इसका आइसोमर है K4Fe NC6। आप ध्यान देना, इन दोनों में आपको एक स्पेशल बात मिलेगी। वो स्पेशल बात क्या रहेगी, यहाँ पे जो आरएन से लिंक हुआ ना, लिंक किसने किया? कार्बन ने किया, कार्बन ने। जबकि यहाँ लिंक किसने किया? नाइट्रोजन ने किया। देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे लिंक करने वाले एटम का डिफरेंस है। यहाँ पे आरएन से कौन जुड़ रहा है? आरएन से बॉन्डिंग किससे हो रही है? थ्रू कार्बन। यहाँ बॉन्डिंग किससे हो रही है? थ्रू नाइट्रोजन। मानते हो इस बात को? अभी और देखिएगा, एक मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है लाइक दिस। देखो, एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स आयन ये है, एक इसका आइसोमर है, और वो इस तरह से है। देखो इसका आइसोमर इस तरह से है। देखो यहाँ पे क्या स्पेशल बात है, आप फिर ध्यान से देखें। यहाँ कोबाल्ट से जो लिंक है ना, इसको देखो आप ध्यान से, किसका थ्रू हो रहा है? नाइट्रोजन से लिंकेज हो रहा है। और यहाँ पे लिंकेज किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से हो रहा है। बोलो बात सच है ना? यहाँ पे लिंक नाइट्रोजन से है, वहां पे लिंक ऑक्सीजन से है। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इस आइसोमरिज्म के होने के लिए कंपाउंड के पास एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूँ, कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्योंकि जो एम्बीडेंटेड होता है ना, उसकी क्या खास बात होती है? वो अपनी अलग अलग साइड यूज कर सकता है। कल सिखाया था, एम्बीडेंटेड की क्या क्वालिटी है? उसके पास दो डोनर साइड होती है, लेकिन वो दोनों को एक साथ यूज नहीं करता, एक एक को एक बार में यूज करना होता है। जैसे ये लिंकेज, अगर आप यहाँ ये वाला अगर लिगेंड देखेंगे ना, ये एम्बीडेंटेड है। यहाँ पे आयरन का लिंक किसके थ्रू हो रहा है? कार्बन के थ्रू। यहाँ पे लिंक किसके थ्रू हो रहा है? नाइट्रोजन के थ्रू। ये वाली आइसोमेरिज्म होती तभी है जब लिगेंड एम्बीडेंटेड होता है। अब देखो हम यहाँ पे अमोनिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि अमोनिया एम्बीडेंटेड है ही नहीं। यहाँ पे एम्बीडेंटेड कौन है? NO2। यहाँ पे लिंक किसके थ्रू हुआ? नाइट्रोजन के थ्रू। यहाँ लिंक किसके थ्रू हुआ? ऑक्सीजन के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कहते हैं इसको लिंकेज आइसोमर्स। ये दोनों लिंकेज आइसोमर्स है, लिंकेज आइसोमर्स है। बोलो बात क्लियर हुई सबको? आया समझ? तो इसमें हम एक बात बोलेंगे, लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होती है? एन आइसोमेरिज्म, ये भी एक आइसोमेरिज्म है, समावेश होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लिंक्ड एटम। देखिए सुनिएगा ध्यान से, डिफरेंस ऑफ लिंक्ड एटम ऑफ एन, क्या कहना चाहिए? ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। डिफरेंस ऑफ लिंक्ड एटम ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। बोलो सबको आ रहा है समझ? ठीक है, डिफरेंस ऑफ लिंक्ड एटम। लिंक मीन्स जुड़ने वाला एटम, जो जुड़ने वाला परमाणु है उसका डिफरेंस है, लेकिन वो एटम किसका है? किसका है? एम्बीडेंटेड लिगेंड का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सब सेटिस्फाइड हो गए? क्लियर हुआ सबको? नोट कर लो इसको आप। मैं नेम लिख कर दिखाता हूँ, एक मिनट इसको नोट कर लीजिए जरूर। अभी आपको उसका नेम लिख लीजिए। श्योर, बता दिए। ये भी सिखा देते हैं आपको। एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए, एन आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लिंक्ड एटम। डिफरेंस का मतलब अंतर। अंतर होता है किस चीज का? लिंक करने वाले एटम का, जुड़ने वाले एटम का। ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। बोलो क्लियर हो गया सबको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आपको डायरेक्ट ये MCQ मिल जाएगा कि इन चारों में से किस में लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किसके अंदर लिगेंड एम्बीडेंटेड है। अगर लिगेंड एम्बीडेंटेड है ना, तो वहां पे ये वाली आइसोमेरिज्म होगी ही होगी।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। सब सेटिस्फाइड? बताइए, क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, बहुत क्वेश्चंस यहां से आते हैं। मेरे स्टूडेंट से क्लियर होना चाहिए सबको अच्छे से, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, देखो एक बच्चे को डाउट हुआ है, कल के टॉपिक को लेके एक डाउट है एक बच्चे को, वो डाउट भी हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे। करें स्टार्ट? देखो उनका इधर क्वेश्चन सुनिएगा। इन्हें कल एक डाउट हुआ कि कल के टॉपिक में था, हमने सीखा था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे राइज करूंगा, आप बताओ क्या ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं? व्हाई नॉट? बताइए क्यों नहीं? हाँ, तो सेम एक्चुअली, देखो शी इज राइट। कल आपको मैंने कहा था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसके आयंस अलग अलग होते हैं, आयंस मैच नहीं करने चाहिए। जैसे अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इनका ये वाला आयन और ये वाला आयन तो क्या है, अलग अलग है, जबकि ये वाला आयन क्या है, सेम है। तो सेम हो गया ना भाई, इसके पास ही पोटेशियम आयन, इसके पास ही पोटेशियम आयन, सेम ही तो हो गए। तो ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं है, ये बात कल आपको स्पेशली कही गई थी। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है, डिफरेंस आयंस का होता है, उसका कैटायन अलग अलग हो, एनायन आयन भी अलग अलग हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। समझा आ रहा है समझ? ये बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ है? इसलिए हम इनको आयनाइजेशन आइसोमर मान ही नहीं सकते। ये आज के टॉपिक के हिसाब से कौन है, लिंकेज आइसोमर से। बोलो बात क्लियर हुई? सब सेटिस्फाइड? तो आयनाइजेशन आइसोमर्स अलग तरह के आइसोमर्स हैं और लिंकेज आइसोमर्स अलग तरह के आइसोमर्स हैं। और इस आइसोमरिज्म के लिए क्या जरूरी है, कंपाउंड के पास क्या हो, एम्बी डेंटेड लिगेंड। इस बात को दिमाग में सेट कर लो, जब तक ऐसा लिगेंड नहीं होगा ना, ये वाली आइसोमरिज्म नहीं हो सकती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन वो इसी तरह से करने होते हैं। उसमें हम लिगेंड चेक कर लेते हैं कि एम्बी डेंटेड है या नहीं। अभी मैं किसी बच्चे के पास क्वेश्चन देखता हूँ, आपसे करवाता हूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज करी है, ये मैं आपसे करवा के देखता हूँ। आप सब बच्चे ना मेरे को जरा इसका आईयूपीएसी नेम लिख कर दिखाओ। तो सब क्लास में यहाँ थे, लिखना जरा सब लोग इसका आईयूपीएसी नेम, कोशिश करो, घबराओ मत, चलो ट्राई करो सब लोग, जरा इसका आईयूपीएसी नेम लिख कर दिखाओ। करो करो, कल के रूल्स लगाओ, आईयूपीएसी नामकरण सब जानते हैं। आपके पास पीवाई क्यूज है, लाए हो अभी आप? आपके पास बुक हो हमारे? सॉरी भाई, ये तो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, आप पहले इसको ट्राई कर लीजिए, देखने में आपको दिखाता है, ठीक है? ये इसका नेम लिख लीजिए सब लोग, अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। है बच्चा के पास? क्या सबने नाम लिखा है इसका? नाम लिखिएगा, देखिए पता लग जाएगा हमें। था किसी ने इसका नाम? चलिए देखिए डिस्कस करें। बोलो को बॉयज बताना चाहता है इसका नेम बताए, जो भी कहना कॉन्फिडेंस से बोलो। कल की क्लास में आप यहाँ थे तो कल के प्रिंसिपल्स लगा दो बस। चलिए मैं सिखा देता हूँ। अब बताओ नाम पहले किसका आता है, पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले धनात्मक वाले हिस्से का आता है, देखो
देखो ये हमारे कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट है, इसका नाम पहले आएगा, जैसे सुन ली सब लोग, इसका नाम बाद में आएगा। अब चांस की बात है, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में नाम पहले किसका आता है? लिगेंड्स का। अब देखो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, ये लिगेंड है, इसका नाम क्या है? ऐसे तो इसको अमोनिया कहते हैं, लेकिन नेमिंग करते हैं इसको अमाइन कहते हैं, AMMINE। पता है इसका नाम क्या है? हेक्सा अमाइन। देखो हेक्सा अमाइन आ रहा है सबको समझ? क्लियर हुआ? आपको आया समझा समझ? लिगेंड का नाम पहले, उसके बाद नाम किसका आता है आप ये बताओ? सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल है, क्या नाम लिखेंगे इसका? कोबाल्ट। अच्छा इसे कोबाल्टेट क्यों नहीं करें? शाबाश, ये पॉजिटिव पार्ट में शी इज राइट। अगर ये नेगेटिव पार्ट में तो कोबाल्टेट कहते हैं। कोबाल्ट का आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कितना आता है? +3 आता है। 3 लिख दिया हमने रोमन न्यूमरल्स में ऐसे। आ रहा है सबको समझ? बताओ बताओ, बोलो अपनी बात, बोलते हैं डरते नहीं। जिसको डाउट एकदम से बोल दे। हेक्सामाइन क्यों कहा, कोबाल्ट क्यों कहा, थर्ड कहां से आया, कोबाल्टेट क्यों नहीं कहा आपने, आप पूछ सकते हो, बोलो। अब नाम आएगा निगेटिव वाले हिस्से का, क्या कहते हैं उसको? सल्फेट। बस अब कुछ भी नहीं करना। और एक बात और है, ये सल्फेट 3 बार है या ये पूरा ब्रैकेट 2 बार है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में ऑटोमेटिकली ये आ चुका है। मान लीजिए, आया आपको समझिए? अब एक बार को मान लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, हटाओ इसको यहां से। अब मैं आपको इस नेम से फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला बन के आएगा। कैसे? कल मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा था ना, तो मैंने कल कहा था पार्ट्स में करना, हिस्सों में करना काम। पहले इसका नाम लिखो, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड इसे कहा जाता है। बोलो बात समझ आई? इतनी सी बात सिर्फ। ये ऊपर 3+ चार्ज क्यों आया? वो कोबाल्ट की स्टेट की वजह से आया। सल्फेट केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं। आ रहा है समझ? और क्या लगा देंगे यहाँ पे आप? क्रिस क्रॉस। देखो आंसर आ गया। बोलो आया समझ? नहीं, आंसर आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, आपको क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा, क्रिस क्रॉस करते ही आंसर आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अच्छे से आया, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब सेटिस्फाइड? ठीक है, तो नाम ऐसे लिखा जाता है। तो हमने अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी सीख ली और हमने लिंकेज भी सीख ली। पक्का? बता दूं इसको बिल्कुल, या नोट करना नोट कर सकते हैं एज यू लाइक। तो हम इसके बाद फिर आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है, उसे कहते हैं हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। थोड़ा ना वर्ड्स को समझना होता है, अपनी आप ही आपको रीजन पता लग जाएंगे, डेफिनेशन आ जाएगी आपको अपने। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। चलो बच्चे करें स्टार्ट। देखो पहली बात तो हाइड्रेट ने किसका हिंट दिया मुझे? वाटर। इसने वाटर का हिंट दिया, कहीं ना कहीं वाटर का इन्वॉल्वमेंट। अगर सब ध्यान देना, आपने कभी वर्डिंग सुनी है हाइड्रेशन? देखो हाइड्रेशन के ना बहुत सारे डेफिनेशन बन जाती है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं आजकल, तो पता है यहाँ पे हाइड्रेशन क्या है? सराउंडेड बाय वाटर मोलिक्यूल्स। अगर किसी चीज को पानी के मोलिक्यूल्स घेर लेना, हम उसको हाइड्रेशन कहते हैं। किसी को पानी के मोलिक्यूल्स ने घेर लिया, यह हाइड्रेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला आयन पानी में डाल दिया, तो जैसे ये पानी में जाएगा ना, इसको पानी के मोलिक्यूल्स ऐसे घेर लेंगे। इस घेरने के हम स्टेप को बोलते हैं हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन हो गया। जैसे इसको पानी के मोलिक्यूल्स ने घेरा, इस घेरने को हाइड्रेशन कहते हैं। अब जरा सुनिएगा, अब देखो इसी का इन्वॉल्वमेंट है इस टॉपिक के अंदर। हाइड्रेट और सॉल्वेट, इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं। हाइड्रेशन वर्ड तो वाटर के लिए होता है, सॉल्वेशन वर्ड किसी भी सॉल्वेंट के लिए, वाटर भी तो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेशन होता है घेरना, हाइड्रेशन भी घेरना। घेरने का हिंट मिल गया आपको, लिखेगा नहीं देखो बिल्कुल भी। सपोज करो ये मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, अब अच्छे से फोकस करो आप। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये, एक इसका आइसोमर है, वो इनफैक्ट इस तरह से, एक और आइसोमर है वो इस तरह से। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो तभी आएगा समझ, देखो सबको। चलिए अब जरा तीनों में ना, तीनों में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तीनों में डिफरेंस का है, अंतर का है। देखो आप, चलो आप पहले एक बात का मेरे को सिंपल सा आंसर दो, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है? हम जो, आप बताओ, कोशिश करो, हम जाओ, कोशिश करके चीजें आती हैं। क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है? पक्की बात? चलो वेरी गुड। गर्ल्स में से किसी को कहना, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है? अच्छा क्यों है?
वो डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है। आंसर है नो। अब सुनिए कैसे। इनका ये कैटायन वाला पार्ट क्या है? ये तो डिफरेंट है। एनायन वाला पार्ट तो सेम है। ये मत देखिए कि वहां 3 क्लोराइड है, वहां 2 है, वहां 1 है तो क्लोराइड ही बाहर। है तो क्लोराइड ही बाहर, उस वाटर को मत कंसिडर करिए, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। आप देखिए इनका एक एक आयन सेम है। ये कहीं से भी आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं है। सोचो। बट डेफिनेशन क्या थी? आयंस का डिफरेंस होना चाहिए। आयंस का डिफरेंस कहीं भी नहीं आ रहा। आयंस का डिफरेंस कहीं भी नहीं आ रहा। आप देखोगे इनके काउंटर आयन मैच कर रहे हैं। इस बात को मत सोचो कि वो 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है तो वो सेम ही ना। जैसे कल का लेक्चर था, आप इसमें डालो सिल्वर नाइट्रेट। आप डालेंगे ना तो एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। ये कहीं से भी आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं है। जो हमने आज सीखा, क्या ये लिंकेज आइसोमर्स है? हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज यहाँ पे कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। अभी करवाया थोड़ी देर पहले मैंने। अब देखो डिफरेंस कहाँ है, देखो जरा अंतर समझना कहाँ है। अगर आप ध्यान से देखें ना, पता अंतर किस चीज का है? नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज लाइगेंड्स। आप बताओ क्रोमियम को कितने वाटर मोलिक्यूल ने घेरा? 6 ने। यहाँ पे कितने ने? और यहाँ पे? दैट्स इंटरेस्टिंग है। सबसे मेन चीज है, देखो भी लिखिएगा नहीं। इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ it involves difference of number of water molecules working as ligands। वर्किंग एज ligands। देखो इसी को फील करो। डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज ligands। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 6 वाटर मोलिक्यूल एज ए ligand काम कर रहे थे, यहाँ 5 कर रहे थे, यहाँ पे 4 कर रहे थे। इस सेंटेंस को 12 पढ़ के देखो, आपको आ जाएगा समझ। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंस ऑफ, किसी का अंतर है, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज ligands। उन वाटर मोलिक्यूल्स का अंतर है जो एज ए लाइगेंड काम कर रहे हैं, तो उसे घेर के बैठे हैं। सही बात तो ये, तभी तो नाम रखा हमने हाइड्रेट और सॉल्वेट। ये हाइड्रेट और सॉल्वेट वर्ड किस बात का इंडिकेशन है? घेरने का इंडिकेशन है। जिन्होंने घेर रखा है उसका अंतर है, उसका डिफरेंस है। अगर यहाँ पे क्रोमियम को 6 वाटर मोलिक्यूल ने घेरा, यहाँ पे 5 ने घेरा, यहाँ पे 4 ने घेरा। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। तो इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज लाइगेंड्स। इसको बार बार सोचो आप, अपने आप आ जाएगा आंसर। बताओ क्लियर हुआ? और देखो क्लियर करके चलो आप। ये आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं हो सकते, ये लिंकेज आइसोमर्स नहीं हो सकते। ये पक्की बात है, यहाँ पे हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमर्स है। बाकी क्वेश्चन देखेंगे भी और इंप्रूवमेंट होगा। कॉपी कर लो आप। बताओ क्लियर हुआ हमसे? डाउट नहीं है ना? कोई डाउट बोलना। देखो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, कोई अगर आया हुआ होगा ना लेटेस्ट, आपसे करवाएंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ से मिलेगी तो 100% आपसे करवाएंगे हम। भाई मैंने कल एक फंडामेंटल बताया था, तो उससे क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, ये नोट कीजिए नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें डिफरेंस होता है नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज लाइगेंड्स का। जो एज अ लाइगेंड काम कर रहे हो, उन वाटर मोलिक्यूल्स का डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस आइसोमरिज्म के होने के लिए जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज लाइगेंड्स। जो लाइगेंड की तरह काम कर रहे हैं, उन वाटर मोलिक्यूल्स का डिफरेंस रहता है। तो बच्चे क्लियर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की वजह से बात नहीं हो रही है। आप ये देखिए ना, बात सुनिए।
आप एक बार ना आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को फॉलो करिए। आयंस का डिफरेंस आना जरूरी है। अब मैं आपसे एक सिंपल से पॉइंट पूछता हूँ, क्या ये इनके आयंस अलग अलग है क्या? कहीं भी अलग अलग नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये मत मत कंसिडर करिए कि वो तीन है, वो दो है, वो एक है तो वो एक जैसे है ना, क्योंकि नेचर तो सेम है ना। तो ये आयनाइजेशन आइसोमर हो ही नहीं सकते, ये कहना चाहता हूँ। आई बात कुछ समझ? नहीं, ऊपर क्लोरीन हो जाए, मिडल में ब्रोमीन हो जाए और यहाँ पे हाँ, लास्ट में अरे आइस। फिर ये भी तो मैच करे ना, मतलब जैसे यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, हाँ, ये कहना चाहते हैं। हाँ। हाँ, फिर ये वाला पार्ट भी डिफर करे, ये वाला पार्ट भी डिफर करे, हाँ हो जाएगा, फिर तब कह देंगे यस, तब हम कह देंगे यस। ठीक है, चलिए बात क्लियर हुई आपको। देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, अभी मुझे पीवाईक्यू से मिल रहा है। चलो देखो, अब जरा सब बच्चे ध्यान देना, एक सवाल पूछ रहा हूँ, इन तीनों में कंपैरिजन करके बताओ, तीनों में से मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसके पास है? मैक्सिमम कंडक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं अधिकतम चालकता, मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसके पास है? ये कह रही है फर्स्ट वाले के पास है। अब सब बॉयज भी सोचो, पहले वाले के पास। चलिए पता लगाते हैं, इनको ना तोड़ के देखते हैं, तोड़ने से इनके आयंस का पता लगेगा। देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो +3 चार्ज आएगा और यहाँ -1 चार्ज आएगा, यहाँ +2 आएगा, यहाँ -1, यहाँ +1 आएगा, -1। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट आंसर है, क्योंकि पहले वाले के पास चार्ज सबसे ज्यादा है, अधिकतम आवेश है। जब वो चार्ज चलेगा तो कंडक्टेंस तो अपने आप होगी, चालकता तो अपने आप होगी, इसलिए पहले वाला आंसर है, बिल्कुल सही बात। देखो ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यूज में सोचना पड़ेगा, आराम से पता लग जाता है। तो खैर ये थी हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अच्छा, इस वाटर को हम क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो पानी बाहर रखा है डॉट के वजह से कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास एक मोलिक्यूल है, इसके पास दो मोलिक्यूल है। जैसे मान लो हम कल के लेक्चर के हिसाब से इसका आईयूपीएसी नेम लिख रहे होते, जरा बच्चे ध्यान देना। लो मैं आपको इसका आईयूपीएसी नेम बोलूं, अब आप देखना मैं कैसे कहूंगा। पेंटा एक्वा, क्लोराइडो, क्रोमियम, ब्रैकेट में स्टेट 3, क्लोराइड, मोनोहाइड्रेट। क्या कहता है मैं यहाँ पे? मोनोहाइड्रेट, क्योंकि एक वाटर मोलिक्यूल काम कर रहा था एज ए वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम बोलूं टेट्रा एक्वा, डाई क्लोराइडो, क्रोमियम, ब्रैकेट में स्लेट, क्लोराइड डाईहाइड्रेट। क्या कहना पड़ेगा वहां पे? डाईहाइड्रेट, क्योंकि वहां दो वाटर मोलिक्यूल काम कर रहे थे एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जहां पे एक काम करे मोनोहाइड्रेट, जहां पे दो काम करे डाईहाइड्रेट। बोलो सब बच्चे सेटिस्फाइड हो गए? तो ये सारी केमिस्ट्री आपको अच्छे से आए, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसे कहते हैं हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हमने इसके और भी एस्पेक्ट देख लिए, चलिए इसको हटा देते हैं। अगला हेडिंग है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगला हेडिंग है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, इसने हमें कुछ हिंट किया, कुछ कोऑर्डिनेट करने वालों का डिफरेंस होगा इसके अंदर, देखते हैं अभी। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए सब बच्चे को ध्यान दीजिएगा, क्या होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए जरा सब को अटेंशन पे करना, मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस तरह से। हम मान लेते हैं मेरे पास एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो आपको शायद देख के थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड के दोनों पार्ट, चाहे वो कैटायनिक पार्ट हो चाहे एनायनिक पार्ट हो, दोनों पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्या कहेंगे आप? कॉम्प्लेक्स है। बच्चों ध्यान से देखो, इसके दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। बहुत क्लियर हुआ आपको? अभी लिखेगा नहीं, दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ पे कोबाल्ट से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? अमोनिया। और यहाँ क्रोमियम से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? साइनाइड। समझ रहे हो आप? देख लो आप। अब क्या हुआ, एक हमें ऐसा कंपाउंड और मिला, वो कंपाउंड कुछ इस तरह से मिला। देखो एक कंपाउंड हमें और मिलता है, वो कुछ इस तरह से। देखो अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों आइसोमर से तो है, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला से है। देखिए फर्क कहां आ रहा है, ध्यान देना। यहां बताओ कोबाल्ट से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था? अमोनिया। यहाँ पे कौन कर रहा है? साइनाइड। यहाँ पे क्रोमियम से कौन कर रहा था कोऑर्डिनेट? साइनाइड। यहाँ पे कौन कर रहा है? अमोनिया। देखो ध्यान से, इस चीज का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया कोऑर्डिनेट करने वालों का। यहाँ पे जिसने कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट किया, वो यहाँ पे क्रोमियम से कोऑर्डिनेट कर रहा है इस बार। जो यहाँ पे क्रोमियम से कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन करने वालों का डिफरेंस आ गया, इसे नाम क्या रखा गया?
कोऑर्डिनेशन आइसोमर। लेकिन अभी सुनिए, पूरी बात सुनिए। अभी इस आइसोमरिज्म की एक शर्त है। ये आइसोमरिज्म तब होगी जब कंपाउंड के दोनों पार्ट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होने से क्या होगा, इसके लाइगेंड इसके पास चलेगा, इसके लाइगेंड इसके पास चलेगा। बोलो आ रहा है समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइगेंड की ना एक्सचेंजिंग हो गई, समझो आप। और चाहे एक चला जाए, अभी तो मैंने सिक्स के सिक्स ही कर दिया, मान लीजिए मैं ऐसे कर देता, मैं इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे बना देता। देखो बच्चों, मैं इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे बना देता। ये इसका, एक मिनट, इसको मैं यहां पे लिख दूं। अब मैं आपके सामने एक और ऐसा ही आइसोमर बना के दिखाता हूँ। वो आइसोमर कुछ इस तरह से, मान लेते हैं एक और मेरे पास आइसोमर है, वो इस तरह से। ये 5 है। अच्छी बातें नहीं। देखो वो कुछ इस तरह से। फिर आप दोनों में कंपेरिजन कर सकते थे। एक मिनट। फिर देखो वही क्वेश्चन, यहाँ से कोबाल्ट से कौन कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, 5 अमोनिया और एक साइनाइड। यहाँ पे क्रोमियम से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक अमोनिया 5 साइनाइड। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने वाले उनसे क्या है, अलग है। पक्की बात। तो ये दोनों भी क्या है, ये पूरा कंपाउंड क्या है, इसका ये भी क्या माना जाएगा, इनका कोऑर्डिनेशन आइसोमर काउंट हो। बोलो आया समझ नहीं है? लेकिन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होने जरूरी है। आपने इसकी डेफिनेशन लिखो तो तभी और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ structural isomerism. It is a type of structural isomerism. It is a type of structural isomerism which involves the exchanging of ligands, which involves the exchanging of ligands. Exchanging को बोलेंगे अदला बदला। Exchanging of ligands between complex parts of a coordination compound. Exchanging of ligands between complex parts of a coordination compound. Exchanging of ligands between complex parts of a coordination compound. Complex parts of a coordination compound. बोला आ रहा है सबको समझ? जिसमें क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं ना, उनके लिगेंड्स आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप ये लिख सकते हो तीनों एग्जांपल्स। आप ये एग्जांपल लिख लीजिए। ये आगे सबको समझ? ये बहुत जरूरी होता है, इसके लिए दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। जब तक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस आइसोमरिज्म का कोई सेंस ही नहीं बन पाएगा, मतलब वो यहाँ पे हो ही नहीं पाएगी। फिर अगर इसके साथ काउंटर आयन के साथ और कॉम्प्लेक्स वर्ड इस तरह है। नहीं नहीं, देखिए काउंटर आयन तो ये माने जाएंगे। काउंटर आयन बेसिकली क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट से बाहर होता है, वो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं अगर वो तो फिर तो भी होगा ना तब नहीं, तब नहीं। ओनली कॉम्प्लेक्स। हाँ, दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होने जरूरी, तभी तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट करने वालों का डिफरेंस है, वरना ये वर्ड ही नहीं बोल सकते। चले सब बच्चे एग्री हो गए? ठीक है, इट्स ओके। ये बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो। चलिए इसको हटा दें। देखो ये मेरे पास PYQs है। देखो 2011 की प्रॉब्लम है। देखो जरा ध्यान देना। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो आप नोट भी ना कीजिए, चांस की बात है, यही एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया, चांस की बात है। ये बोला गया हमारे पास एक कंपाउंड ये है। आप मत नोट करिए, टाइम वेस्ट करने वाली बात। ये पूरा एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड और दे दिया इस तरह का, और सिंपल सी बात पूछ रही है। अभी चांस की बात है, मैंने यही डिस्कस किया कि इनमें किस तरह की आइसोमरिज्म हो रही है।
देखो अब थोड़ा सा ना आप सोच भी लीजिए। पहली बात, दोनों पार्ट तो कॉम्प्लेक्स है ना, हमारी एक शर्त पूरी हुई। अब सबसे मेन बात है यहाँ पे कोबाल्ट से किसने कोऑर्डिनेट किया था, यहाँ पे कौन कर रहा है, साइनाइड। यहाँ पे क्रोमियम से किसने कोऑर्डिनेट किया, यहाँ पे कौन कर रहा है, ये देखो आपके सामने। कोऑर्डिनेट करने वालों का डिफरेंस है, बोलो 100% कौन है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सिंपल, एक ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं, अब एक दो प्रॉब्लम के लिए मैंने करा दी, ठीक है ना। और भी ना, और आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो फिर और इंप्रूवमेंट होगा। तो एक क्वेश्चन हमारा इजीली ये कवर हो जाता है, कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है ना। और मैं देख रहा हूँ कोई इस तरह की प्रॉब्लम मिले, क्योंकि अभी ना जब हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल होगा तो ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, तब थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आएगी। तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब आगे आपकी ड्यूटी है, आप इसको लाओ, इसकी प्रॉब्लम्स लाओ, नेक्स्ट हेडिंग नोट करो उसके बाद। देखो एक, देखो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एक आयनाइजेशन की प्रॉब्लम मिल रही है, देखो ना, सब अटेंशन पे करेंगे, एक मिनट देखो उससे करवा लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। देखो मैं एक क्वेश्चन की ना समरी बनाऊंगा, आप कोशिश करना, देखो मैं इसकी एक समरी बना दूं। मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखा उन्होंने डाइक्लोरो, सुनिएगा, एक कंपाउंड है डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ऐसे मुझे वो कंपाउंड दे रखा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो कंपाउंड लिया ना हमने, ये हमने 100 ml लिया, इसका वॉल्यूम दे दिया, और इसकी मोलारिटी है 0.01 एम, ठीक है। मोलरता कहते थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। हमने इसमें डाला सिल्वर नाइट्रेट, इसको एक्सेस में मिला दिया, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं ना आधिक्य में मिला दिया, बात ही नहीं प्लीज। पता मिलाने के बाद क्या हुआ, AgCl बना। बस वो आपसे ये कह रहे हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स कितने बने, ये सवाल हमारे से पूछ लीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास है 0.03, 0.01। मैं तो कहता हूं आप करना शुरू करो, आप सब बच्चे करें स्टार्ट। देखो ये इसके मोल्स बने, ठीक है। जरा ट्राई करिए सब लोग, धीरे धीरे कोशिश करिए, देखिए मन से बिल्कुल, हिम्मत ना हारिए। सर की भी केमिस्ट्री लगाइए, करिए करिए कोशिश कीजिए, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ना। जब तक आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे मोल्स का पता नहीं लगेगा। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए, है क्या, कोशिश करिए सब। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो का मतलब क्या है, टेट्रा एक्वा का मीनिंग क्या है, ये सब अपने आप से पूछिए। और ये बताइए कि कितने मोल बनेंगे इससे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे सब लोग का अभ्यास करें। क्लोराइड है वो। क्रोमियम
अभी देख रहा हूँ वो किसी ने करी देख रहे क्या वेस्ट है ये पता नहीं ना जीरो पॉइंट में हो रहा है जब से मैडम नो यूएस नहीं आती उसको लेजेंड है वो लेकिन वो तो सिर्फ मूवी है मेरा से क्या देखा मैं सीट वेब डाउनलोड करता हूँ काम है पहले पहली शेयर ना कोई लाना पड़ेगा नहीं तेरे को में रख के ना मुझे लेंगे जो हम निकाली की दिखती है ना डी आंसर चाहिए शुरू करेंगे सब तो लास्ट में क्लास में हम बड़े तुम्हारे मिनट के तरीके से बैठूंगा बिल्कुल लगने की मास्टर के पता नहीं तब चीजें वैसे यार उससे भी कुछ पता नहीं नहीं नजर आऊंगा कितना बड़ा क्या उसका सी आ रहा है सी 0.001 यस हो सकता है। देखिए पहली बात तो सुन लीजिएगा, इसका सही स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, बात मत करिए। डाइक्लोरो या डाइक्लोराइड टेट्रा एक्वा, देखिए सुनिएगा, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर बाद में क्लोराइड। अच्छा बाहर कितने क्लोराइड आएंगे? एक ही आएगा, तभी स्प्लिट भी आ पाएगी। साफ दिख रहा है। अब आपने इतना वॉल्यूम लिया, इतनी मोलारिटी ली, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो इसके मिलीमोल्स आ जाएंगे। अगर आप मोल्स आते हैं तो मोल्स पे निकाल लेते हैं, तो मोल्स निकालने के लिए इसको डिवाइड 1000 से करना पड़ेगा। देखिए जो इसके मोल्स आए ना वो हमारे बैठेंगे 0.001। देखिए सुनिएगा, इस कंपाउंड के मोल आ गए 0.001। अच्छा इतने ही मोल इसके होंगे क्योंकि टूटने के बाद देखो इसके मोल भी इतने ही बनेंगे, और जब इसके इतने मोल बनेंगे तो AgCl के भी यही मोल बनेंगे। ये राइट, ऐसा ही बात, थर्ड राइट आंसर है। बताओ क्लियर हो? कितना ऑर्डर इससे क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए।
रॉन्ग होना मतलब एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लाइए हमको बार बार आपसे कहते हैं। चलिए वेल डन, ये भी फिनिश हुआ। अब अगला हेडिंग है हमारा, इसके बाद अगला आइसोमेरिज्म है हमारा। इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज सेड टू बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चे बातें नहीं, पीछे वॉइस बोलो मत। देखो आर्टिकल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका हिंदी नाम होता है ज्यामितीय समायोता। इसको ज्यामितीय समायोता कहते हैं, वैसे इसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात नहीं करनी किसी को भी। देखो ज्यामितीय समायोता क्या होती है, किसे बोलते हैं ज्यामितीय समायोता। चलो पे अटेंशन हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने एक पढ़ा होगा, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस तरह के वर्ड सुने ना आपने कभी। अब देखो मैं ये वाली आइसोमेरिज्म यहाँ कराऊंगा, अगर सब देखो अटेंशन पे करना। इसका पहला केस होगा इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। देखो बच्चे, इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, बोलिएगा नहीं। ये शर्त है कि कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। और इसका भी पहला केस होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय जटिल यौगिक। तो अब आप नोट कर लीजिए, हेडिंग मना नहीं कर रहा है कोई। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शुरुआत कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और शर्त होगी कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। इसका हिंदी नेम होता है चतुष्फलकीय। नोट कर लीजिए हेडिंग प्रॉपर, तभी शुरू करते हैं। क्या बच्चों, ये शर्त है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय बोलते हैं इसको। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, समन्वय संख्या जो भी इसको कहते हैं, ठीक है। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स की शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहली बात ना, इस कैटेगरी में ना, देखो इस कैटेगरी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जरा सब अटेंशन पे करेंगे। MA4 टाइप, क्या कहते हैं, MA4 टाइप। एम तो यहाँ पे मेटल है, ए लाइगेंड है, 4 का मतलब 4 लाइगेंड है, और A4 का मतलब चारों लाइगेंड सेम ही। 4 लाइगेंड है ए, चारों सेम हो गए ऑटोमेटिकली। एक होता है MA3B टाइप, क्या मतलब होता है इसका, 3 लाइगेंड एक जैसे हैं, एक अलग। एक होता है MA2B2 टाइप, दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। MA2BC टाइप, दो एक जैसे हैं और एक एक अलग कैटेगरी है। MABCD टाइप, चारों ही अलग है। समझ रहे हैं आप। एक ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होता है, देखो स्टूडेंट्स, देखो ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होता है। आपको पता है इसका मतलब क्या होगा, लाइगेंड बाइडेंटेड है और डोनर साइड क्या है, सेम है। देखो सीखो इस चीज को, ये जो ए के ऊपर हमने कैप लगा दी ना, जोड़ दिया, इसका मतलब लाइगेंड बाइडेंटेड है और दोनों डोनर साइड सेम है, दोनों डोनर साइड सेम है। देखिए सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हो सकता है, देखिए कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा, और दुनिया भर की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, डोनर साइड अलग अलग, बाइडेंटेड है, डोनर साइड अलग अलग। बताओ यहां तक की केमिस्ट्री आई समझ, अभी किसी को लिखना नहीं होगा। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इनमें से कोई भी केस आ जाए, कोई भी केस, किसी के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। देखो सुन लो बच्चों, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, नो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो, नो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर एक कॉम्प्लेक्स की शेप है ना टेट्राहेड्रल, तभी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, तभी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। देखो आज की सबसे मेन लाइन, अब इसको पूरा डिस्कस करेंगे व्हाई, अब इसकी रीजनिंग बनाएंगे, इसके ऊपर बहुत अच्छा असर्शन रीजन बनेगा। चलो मैं आपके सामने ना एक केस बना के दिखाता हूँ, और ये वाला केस बना के दिखाता हूँ, देखो अपने आप रीजन आएगा, हमें मिलेगा। देखो ये वाला, जरा ध्यान देना सब लोग। देखो मैंने पहले शेप बनाई टेट्राहेड्रल, देखो रीजन बना रहे हैं ना, क्या रीजन है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखो अगर सब अटेंशन पे ना, मैंने एक शेप बनाई टेट्राहेड्रल, ये एम है, ये हमारा एक ए लागेंड है, ये भी ए है, एक बी यहाँ बैठा है, आपको थोड़ा आइडिया होगा ये बी कहाँ होता है, पीछे, और ये बी कहाँ होता है, इसे क्या कहेंगे हम आगे। ये बात सबको पता है ना।
ठीक है ना, ये ऐसे होते हैं, ये वेज डैश प्रोजेक्शन होता है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पढ़ेंगे ऐसे, जब ऑर्गेनिक कराई जाएगी ना आपको, तो उस टाइम बहुत चीजें इस तरह की आएंगी। देखो इस टाइम एक कंडीशन आ गई है, पक्की बात रही। अब देखो मेरे को एक छोटी सी बात का आंसर दो, ये जो दोनों ए बैठे हैं इनके बीच में एंगल कितना है? 109 डिग्री और 28 मिनट्स, जानना है ये एंगल होता है, पक्की बात रही, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ना एक्सचेंज कर देता हूँ, एक्सचेंज, अदला बदला कर देता हूँ। इनको अदला बदला कर दिया मैंने। जब मैंने इनको अदला बदला किया ना, एक्सचेंज किया, देखो बच्चे, अब सिचुएशन ये आ गई, यहाँ पे बी पहुंच गया, यहाँ ए है, अब ये ए पीछे की तरफ आ गया, और ये वाला बी तो आगे था ही। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? बताओ इनके बीच में एंगल कितना है? आपको सुन के हैरानगी होगी, ये एंगल अभी भी सेम है, ये एंगल अभी भी उतना ही है। और एक बात और बताऊं, मैथ्स के हिसाब से अभी मैं और भी करके दिखाऊंगा, अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालूं, मान लो ये दूरी निकालू, इसको अपने पास से हमने एल कह दिया, एल, ये दूरी अगर एल है, ये L1 कह दिया, और ये डिस्टेंस निकाला मैंने इनके बीच का ए और ए का, मान लीजिए डिस्टेंस L2 है, तो L1 इक्वल टू क्या आता है? अभी भी L2 आता है। इसका मतलब पता क्या होता है, देखो, एक्सचेंज करने के बावजूद थ्री में कोई डिफरेंस नहीं आया। आप समझो, आप बदल रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, थ्री में डिफरेंस ही नहीं आ रहा। और जबकि इस आइसोमेरिज्म के होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थ्री में डिफरेंस आना चाहिए, और थ्री में डिफरेंस नहीं आ रहा, तो किस बात की ये वाली आइसोमेरिज्म हो पाएगी? इसलिए कभी भी इस वाली शेप में ये वाली आइसोमेरिज्म होती ही नहीं है। समझ पा रहे हो आप? देखो मैं थोड़ा सा ना इसको देखो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाना, देखो आप लोग, देखो ना प्रैक्टिकल करके आपको फील ज्यादा होगा अच्छे से। देखो एक पेन मुझे और दीजिएगा, देखो एक मिनट, देखो आपको रियलाइज ये बात है, क्या शेप होती है टेट्राहेड्रल, देखो ऐसा पोटेंशियल टेकन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो सब लोग, अब ये शेप है देखो टेट्राहेड्रल, इसको ऐसे मान के चलिए, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में होते हैं, ये आपकी तरफ है, देखो बाहर आ रहा है, और ये कहाँ है? पीछे की तरफ है। ये शेप ऐसे बनेगी, ठीक है। आप ये ब्लू और ये ब्लू, दोनों ब्लू है, आपको पता ही है, इनके बीच में एंगल सबको दिख रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये वाला एंगल है। और ये डिस्टेंस आप मान लीजिए कुछ L1 मान लीजिए। अब अपने मन से आप इसको तो आगे ले आए, इसको पीछे ले आए। मेरा आपसे सवाल है, क्या एंगल में कोई चेंज आया? क्या डिस्टेंस में कोई चेंज आया? कहीं भी नहीं आया। इसी को कहीं भी उठा के ले जाओ, आपको डिफरेंस नहीं है, थ्री डी अभी भी वही है, समझ रहे हो आप? कोई डिफरेंस नहीं है। कोई चाहता है कि मैं ब्लू वाला पेन यहाँ ले आऊं और ये इसको यहाँ ले आऊं, ले आओ, कोई बात नहीं है, अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस वही है, अभी भी वही डिस्टेंस है, अभी भी वही एंगल है। तो इसके पीछे रीजन पता क्या है? ये वाली शेप, ये शेप ही ऐसी है, टेट्राहेड्रल शेप ही ऐसी है कि अगर आप एक्सचेंज कर भी लेंगे ना, तो थ्री में डिफरेंस नहीं आएगा। देखो मैं सेंटेंस को पूरा कर दूं, नो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑन एक्सचेंजिंग, ऑन एक्सचेंजिंग of any two, no change in, no change in 3D takes place, 3D में कोई बदलाव नहीं आता, जबकि 3D में बदलाव आना जरूरी है, ये वाली आइसोमेरिज्म 3D में होती है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? इसलिए कभी भी अगर एक कॉम्प्लेक्स ही शेप है ना, टेट्राहेड्रल, चाहे कोई भी केस है इनमें से, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, कहने का मतलब है। सब सेटिस्फाइड हो गए? देखो ये कितना अच्छा सर्शन रीजन है, आने के पूरे पूरे चांस। लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, को मना नहीं कर रहा ये ऐसा है कि शेप ले जाने की तो फिर किस शेप में है। बताते हैं अगले केसेस में होगी, इसमें एटलस नहीं होगी, टेट्राहेड्रल में नहीं होगी, अभी एक शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल वहां होगी, बातें नहीं, एटलीस्ट टेट्राहेड्रल में नहीं होगी, ये तय है, कम से कम टेट्राहेड्रल में नहीं होगी। जो शेप है ना टेट्राहेड्रल, इसमें तो हो ही नहीं सकती, इसलिए एक्सचेंज करने के बाद कोई थ्री में डिफरेंस नहीं आने वाला। देखो इसको अच्छे से पढ़ो, इसको समझो भी, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो आप।
Why don't they? Why don't you select it? You will be. You will have. You will have a very fancy. Really, slap like why don't they? You be Same there. you don't see. You buy them. Doesn't it? You visit the cabin. Ibrahim वाला रांची में वाला फेमस है इब्राहिम वाला तो थोड़ा घर कितने सालों का चलन चला है तो होते रहो देखो एक दिन चला पर नहीं यहाँ पे नहीं फिर जन्मदिन में बहुत सारे स्टोरी हुआ है मेरे हाथ में हम दिल्ली का स्टोरी का बताइए चलो स्टोरी हम जगह याद नहीं होना एक जनवरी को तमाम स्टोरी लगेगी इनको भी नहीं पढ़ा देख मेरे साथ मेरे दोस्तों के खाना है आई जानना एक कम बच्चे पे हो गया जरा एंडिंग है इसके बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस नोट कर लिया सब लोगों ने रीजन देख लिया और ये दोनों एक जैसे हैं ध्यान रखना इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेम है बिल्कुल ये आपने शेप बताई थी पेन को रिप्लेस करा था और दूसरे पेन को उस पेन की जगह रखा था हाँ वो तो एक्सचेंज तो उसे कहते हैं ना अदला बदला नहीं तो कर सकते इनके बस पेन को लगा था नहीं कर सकते ये तो पॉसिबल नहीं है एक्सचेंज अदला बदला इसको वहां ले जाना है तो उसको वहां लेके जाओ आप हल्का सा अगर टेढ़ा कर देंगे वो शेप रहेगी नहीं टेट्रा हेड यस पर तो एंगल में डिफरेंस आ ही जाएगा वो शेप नहीं रहेगी शेप तो वही रहनी चाहिए अल्टीमेटली चलिए कोई बात नहीं अच्छा पूछना है बोलो क्लियर हो गया तो मैं अभी देखो अब सुनो अगला हेडिंग नोट कीजिएगा गर्ल्स बोलो मत स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अगला हेडिंग है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखो इस बार शेप बदल गई इस बार मैंने शेप कर दिया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बच्चे बातें नहीं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखो एक बात और है इसके बाद देखो देखो यही सारे केसेस रहेंगे हमारे इनको रब नहीं करना इस बार शेप बदल गई है बस
अब शेप आ गई स्क्वायर प्लेनर। देखो बच्चे, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। एक बार सब अटेंशन पे करिएगा। दैट शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। देखो ना, समझ लें सब लोग, स्क्वायर प्लेनर। देखो ये शेप इस तरह से होती है, सबको पता है। अब ध्यान दो सब लोग, मैंने आपको ये वाला केस देखो, मैंने सर्किल कर रखा है, इसी को बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट के लिए। दो ए लगे हुए हैं और दो बी लगे हुए हैं इस तरह से, कहीं भी किसी को दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी। आप मुझे पहले ही बताओ, ये ए बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन होता है? अगर ये लेंथ हम कुछ मान लें, इसको L1 मान लेते हैं, ए और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? L1। अब मैंने ए और बी को एक्सचेंज कर दिया, मान लीजिए दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो एक्सचेंज करने के बाद सिचुएशन ये आ गई, मानते हो आप बताओ पहले ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। देखो एंगल बदला, इस बार 90 से 180 डिग्री हो गया। और दूसरी बात, अगर ये डिस्टेंस L1 है तो क्या ये भी L1 होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो L से अलग हो जाएगा, L1 से अलग हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? देखो बदल गया इस बार 100% लेंथ भी बदली, मतलब लेंथ भी बदल गई और एंगल ही बदल गया। इन दोनों की थ्री सेम नहीं है। देखो पीछे मैंने नोट इक्वल टू लगा दी, कहीं से सेम नहीं है। थ्री में डिफरेंस आएगा इस बार। और पता किस किस केस में आएगा? देखो सारे केस बताऊं, इसमें तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि सारे लाइगेंड क्या है? सेम। इसके अंदर भी कभी नहीं आता, इसमें आता है। देखो बच्चे, यहाँ होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ भी होती है। देखो जिसको मैं टिक कर रहा हूं ना, इन सब में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिलेगी। अब बना के दिखा रहा हूँ, अब बना के दिखाता हूँ। देखो मैं इनको बना के दिखाऊंगा। आप पहले समझ पा रहे हैं थ्री में डिफरेंस बार कैसे आ रहा है? उसमें नहीं आ रहा था, टेट्राहेड्रल के किसी भी केस में ना आता, स्क्वायर प्लेनर में आ जाता है। स्क्वायर प्लेनर में आ जाता है। किस किस केस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है, M A2B2 में आ रहा है, M A2BC में आ रहा है, MABCD में आ रहा है। उसके बाद इस वाले केस के अंदर भी आ रहा है। देखो इन सब में मिलेगा। अभी बना के दिखाता हूँ, एक बार आप भी नोट कीजिए, एक बार नोट कीजिए, प्रॉपर हेडिंग नोट करके सारे केसेस लिख लीजिए और ये केस अच्छे से बनाइए। और क्लियर हुआ? देखो MA2B2 में साफ दिख रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और आपको ये भी शायद पता होगा, नोट नोट कर लीजिए पहले आराम से। MA2B2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। कंडीशन है शेप कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में कभी भी नहीं होगी, किसी भी केस में भी नहीं होगी। तो सब बच्चे नोट कर चुके? देखो एक और आपको काम की बात बताया, देखो आपके नॉलेज के लिए, आपको ये भी पता होगा। देखो जब दोनों ए सेम साइड आए, दोनों बी सेम साइड, क्या कहते हैं इसको? सिस्मो। और जहां अपोजिट हो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। बच्चे ये ट्रांसफॉर्म, इसका नाम क्या है? सिस्मो। क्लियर हो गया सबको? देखो हमने स्टडी कर लिया MA2B2 वाला केस, सिस्फॉर्म ट्रांसफॉर्म। अब बनाते हैं MA2BC। देखो स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं MA2BC। बोलो मत स्टूडेंट्स। देखो MA2BC वाला केस बना के दिखाता हूँ। देखो मैंने MA2BC के दो ओरिएंटेशन बनाए। आप पहले मुझे ये बताओ, ये ओरिएंटेशन सेम है या अलग अलग है? देख के बताना, आप इनको सेम मानते हैं डिफरेंट मानते हैं? फिर वही चीज, ए और ए के बीच का एंगल देख लो, डिस्टेंस देख लो। इस बार एंगल और डिस्टेंस बदल गए। चाहे आप बी और सी के बीच में देख लीजिएगा। इसका नाम क्या है? सिस्फॉर्म। इसका नाम फिर से क्या है? ट्रांसफॉर्म। आ रहा है सबको समझ? देखो मैंने MA2B2 भी बना दिया, MA2BC दोनों बना दिए। आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। MA2B2 MA2BC दोनों में से ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है।
नोट कर लीजिए एज यू लाइक। Me2B2 भी हो गया, Me2BC भी हो गया। Me2B2 और Me2BC दोनों में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। चलिए स्टूडेंट्स एग्री, सब सेटिस्फाइड, चाहे Me2B2 हो चाहे Me2BC हो, दोनों में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, दोनों में स्क्वायर प्लेनर शेप है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर चुके सब बॉयज गर्ल्स? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बनाते हैं, MABCD। देखो स्टूडेंट्स अब बना के दिखाएंगे MABCD, बहुत इंपॉर्टेंट केस है MABCD। इस बार ये नीट में आने के 100% चांसेस है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको MABCD। देखिए सुनिएगा, अब आपको MABCD बना के दिखाते हैं। MABCD अगर सब अटेंशन पे करें, शेप फिर से हमारे पास कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। देखो स्टूडेंट्स MABCD की बात कर रहा हूं, आप कहीं भी अपनी मर्जी से ABCD कुछ भी कहीं भी लगा दीजिए। देखो मैंने एक ओरिएंटेशन बना दिया, ठीक है, एक ओरिएंटेशन बना दिया। अब सुनिए, अब कोई ना एक फिक्स कर दीजिए। सब सुनो बच्चों, एक को फिक्स कर दो, एक को नहीं बदलेंगे आप। जैसे मान लो मैंने डी को फिक्स कर दिया, ये डी यहीं कहीं रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डी को फिक्स करने के बाद देखो डी की पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, डी वहीं बैठा हुआ है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूं, अदला बदला कर दिया मैंने। मान लीजिए मैं बी यहां ले आया, ए यहां ले आया, एक नया ओरिएंटेशन आ गया। मानते हो इस बात को? देखो मैं करके दिखाता हूं, अभी कोई नोट मत करे प्लीज। आप पहले एक काम करो, ये जो ए और बी का डिस्टेंस था, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, डी और ए की बात करते हैं। डी हमारा फिक्स था ना, अगर ये डिस्टेंस L1 था तो इस बार क्या डिस्टेंस L1 होगा? बिल्कुल भी नहीं। चलो एंगल देख लो, ये एंगल कितने डिग्री का? 90। ये एंगल कितना हो गया? 3D का डिफरेंस आ गया ना, आया ना? अभी नोट मत कीजिए, डी हमारा फिक्स है, इन दोनों को मैंने एक्सचेंज किया, अगली बार इन दोनों को एक्सचेंज कर दूंगा। देखो बच्चे, अगली बार इन दोनों को एक्सचेंज कर दूंगा। देखो इस बार मैं सी को यहां ले गया, बी यहां ले गया, ए यहां ले गया। देखो मैंने इनको एक्सचेंज कर दी। जब इनको एक्सचेंज किया फिर वही बात आ गई। देखो फिर पता लगाते हैं, जैसे मान लो डी और सी की बात करी जाए, डी और सी के बीच का एंगल और डी और सी के बीच का एंगल बदल गया। आप समझ पा रहे हो? देखो एक मैथ समझो आप, डी हमारा फिक्स है, डी नहीं बदलेगा। एक बार इनको एक्सचेंज किया, एक बार इनको एक्सचेंज किया, 2 बार तो एक्सचेंज किया। टोटल आइसोमर कितने बन गए? 3। टोटल आइसोमर 3 बन गए। देखो इसको ट्रिप्स पे कर लो, MABCD के 3 आइसोमर होते हैं। एक बात अभी और सुनो, बहुत काम की है। अब किसी को ना रेफरेंस मान लेते हैं, एक को रेफरेंस मान लो, जो आपका मन करे रेफरेंस मान लो। मान लो मैंने ऐसी अपनी मर्जी से ए और बी को रेफरेंस मान लिया। बताओ इसमें ए और बी दोनों क्या है? सेम साइड, क्या कहेंगे? सिस फॉर्म। ए और बी क्या है? सेम साइड, क्या कहेंगे? सिस फॉर्म। ए और बी क्या है? अपोजिट, क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म। देखो इसका मतलब एक और निकल के आया, आइसोमर 3 बनेंगे, आइसोमर 3 बनेंगे, लेकिन 2 सिस हो गया और एक ट्रांस। ये बिल्कुल रिजल्ट आपको ना याद हुआ होना चाहिए, देखते ही आप टिक कर दो, आपको कोई सोचना भी नहीं पड़े। MABCD के 3 केसेस बने, 2 सिस एक ट्रांस। मैं फिर से बना देता हूं, MABCD के 3 केसेस बने, 2 सिस एक ट्रांस। बोलो सबको क्लियर हो गया? तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, आप नोट कर लीजिए, अपने पास है, बना लीजिए, खुद बना लीजिए। MABCD वाला केस है, और एक को फिक्स करके बाकी 2 को एक्सचेंज करो। आप किसी एक को फिक्स कर लीजिए और बाकी 2 को आप एक्सचेंज करते रहिए। टोटल को मैंने एक्सचेंज किया, एक केस और बन गया था, और ऐसे जब मैंने बी और सी को एक्सचेंज किया, एक केस और बन गया था। बोलो स्टूडेंट्स एग्री है? ए और बी सेम साइड सिस फॉर्म, ए और बी सेम साइड सिस फॉर्म, ए और बी अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म। तो 2 सिस एक ट्रांस, टोटल 3 आइसोमर आ गए। तो MABCD की ये सबसे खास बात है, 2 सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म। बोलो सब एग्री हो गए? अब ये रटा हुआ हो बिल्कुल,
ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इस बार आने के 100% चांसेस, मिलेगा ही मिलेगा आपको। और क्लियर हो गया सब, कोई इसमें कंफ्यूजन ना रहे। अगला हेडिंग नोट कीजिए इसके बाद, अब कर देंगे इसको। अभी एक चीज नहीं, हेडिंग क्या, अभी एक केस और बनता है हमारा, वो भी समझाना चाहिए मेरे को। ये हटा दूं पहले मैं, बताओ, हाँ बताओ। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, सुनिए, देखिए सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनमें सिस कौन है, ट्रांस कौन है? देखो बच्चों सुनो एक मिनट, अब हम ये नहीं कह सकते कि सेम ग्रुप सेम साइड सिस और सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, क्योंकि ग्रुप ही सेम नहीं है। समझा, क्लियर ना? ग्रुप ही सेम नहीं है। अब कोई दो अपने मन से ले लो आप, उसको कहते हैं रेफरेंस। हम उसके रिस्पेक्ट पे काम करेंगे। जैसे आपने कह दिया कि मैं तो बी और सी को रेफरेंस मान रहा हूं, बी और सी। अब बताइए इस टाइम बी और सी कैसे बैठे हैं, सेम साइड, तो बी और सी क्या है कि सेम की वजह से आप सिस कहेंगे इसको। यहां बी और सी कैसे बैठे, अपोजिट, तो क्या कहेंगे, ट्रांस। यहां बी और सी क्या बैठे, सेम साइड, तो सिस कहेंगे। अब भी दो सिस एक ट्रांस ही आएगा। आप समझ पा रहे हो? बोलो सब बच्चे, क्लियर हुआ? अपने मन से किसी को भी रेफरेंस मानो, उसको रेफरेंस कहते हैं पहले, जिसके सापेक्ष आप काम करेंगे। वो अपने मन से कर दो, चाहे बीसी कर लो, एबी कर लो, एडी कर लो, सीडी कर लो, तो कहता है मैं सीडी के रिस्पेक्ट में काम करूंगा। सीओडी सेम साइड क्या कहेंगे आप, सिस। सीओडी सेम साइड क्या कहेंगे, सिस। सीओडी अपोजिट क्या कहेंगे, ट्रांस। आंसर वही आएगा। टोटल आइसोमर 3 बनने हैं, 2 सिस एक ट्रांस, हर बार ऐसे ही होगा। सबको आ गया समझ? 2 सिस एक ट्रांस। बताइए बताइए, किसको माना आपने रेफरेंस? पूरे फिक्स ना कर दिया ना, किसको माना? नहीं, एक रेफरेंस में बोलो ना, ऐसे ए बी बी सी कुछ बोल दो ऐसे। इसकी बात करो क्या? किसको हमारा अलग है, इसको माना क्या आपने, किसको रेफरेंस बोलो? नहीं, कोई एक बोलो ना। एसी सिस, सिस ये भी सिस है, ये सेम साइड है, और यहाँ एसी कहाँ है, अपोजिट ब्रैकेट ट्रांस। कोई बात है, आंसर वही आएगा, 2 से ट्रांस, जो मर्जी केस ले ले आप। कर दो इसको, आप तो फाइनल है। अगला केस देखिएगा इसके बाद। चलिए बातें नहीं, आप टेंशन मत लो, आंसर देखिए वही आता। अब जरा ये केस बना के देखते हैं। एम ए बी होल ट्वाइस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइगेंड कैसा है, आइडेंटेड। डोनर साइड कैसी है उसकी, अलग अलग। डोनर साइड कैसी है, अलग अलग। यार ध्यान दीजिएगा, देखो देखो एम बैठा है सेंटर में, स्टूडेंट्स, एम बैठा है सेंटर में। देखो ये सिचुएशन है इस बार हमारे पास, देखो ये सिचुएशन है इस बार हमारे पास। देखो बच्चे, ये भी लाइगेंड है, देखो दोनों को जोड़ रखा है मैंने। डोनर साइड यहाँ पे कितनी है, 2 है, देखो आप, अलग अलग। आ रहा है सबको समझ? अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ, मतलब बी को यहां ले आता हूँ, ए को यहां ले आता हूँ, और ये तो ऐसे ही है ही। देखो फिर वही केमिस्ट्री, देखो फिर वही केमिस्ट्री आती है। ए सेम साइड, बी बी सेम साइड, क्या कहेंगे इसको, सिस कह देंगे। ए अपोजिट, बी बी अपोजिट, क्या कह देंगे इसको, ट्रांस कह देंगे। आप समझ पा रहे हो? और ड्रॉ करने का तरीका सबको आ रहा है समझ, कैसे बनाया जाता है? तो ये अच्छे से क्लैरिटी को इसको बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और हमने स्टडी कर लिया केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर। हमने स्क्वायर प्लेनर वाला केस स्टडी कर लिया। ठीक है बच्चे, कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, कोई डाउट ना हो किसी पॉइंट पे। ये हमारा फिनिश हुआ, नोट कर लें सब लोग। नोट कर लीजिए। काम करिए, पीछे बॉयज बात ना करिए, स्टडी करिए। आज देखिए 2025, 2025 तो खत्म हो जाएगा, लास्ट डे। देखिए आपके 4 महीने एग्जैक्ट, शायद 3rd मई में एग्जाम हो रहा है, देख लीजिए। 4 महीने रह गए आपके पास एग्जैक्ट, इसमें भी आपकी ऑर्गेनिक रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका रिवीजन रहता है, पूरे सिलेबस का रिवीजन रहता है। आपको मैंने कल भी कहा था, आप घर पे खुद करना शुरू करो, डाउट्स लेके आओ। बोलो किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, बोलो, माइंड में कोई भी कंफ्यूजन मत रखो। अब पूछा करो अपनी बात, कोई हेजिटेशन नहीं, हमजा क्लियर हुआ? अब आप बोलेंगे देखिए अपना पाएगा। ये तो हर सब्जेक्ट के साथ है, अगर आप अपनी चीजें डिस्कस करते रहेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट ही बनेगा। अब देखो हमने ज्योमेट्रिकल स्टडी करी सोफा, टेट्राहेड्रल में करी और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में करी। अगला हेडिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब आपको सिखाते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में ये वाली आइसोमेरिज्म कैसे होती है। हेडिंग नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की केमिस्ट्री क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखो पहली बार जो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, हिंदी में कहते हैं अष्टफल की। देखो इनके टाइप्स ऐसे होते हैं। Ma6 टाइप, क्या मतलब होता है Ma6? M तो है मेटल धातु, A है लाइगेंड, 6 के 6 लाइगेंड सेम। Ma5B टाइप, अब नोट मत करिएगा। Ma4B2 टाइप, देखो बच्चे Ma3B3 टाइप, बहुत सारे केसेस हैं इसमें। Ma होल ट्वाइस B2 टाइप, Ma2B2C2 टाइप, Ma होल थ्राइस टाइप, देखो कितने सारे टाइप है, बोलो एटसेट्रा। मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है एटसेट्रा, पता नहीं कितने केसेस बन जाएंगे। देखो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल है। इन सबकी पता खास बात क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तभी शेप बन रही है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे सब लाइगेंड सेम है। यहाँ 5 एक कैटेगरी में, एक अलग है, 4 एक कैटेगरी में, 2 एक कैटेगरी में, 3 एक कैटेगरी में, 3 एक कैटेगरी में। ये लाइगेंड कैसा है बताओ? बाइडेंटेड, दोनों साइड कैसी है? सेम। दो बाइडेंटेड लाइगेंड है, दो मोनोडेंटेड लाइगेंड है, दो मोनोडेंटेड, दो मोनोडेंटेड, दो मोनोडेंटेड, ऐसे चल रहा है। देखिए इस तरह से, बोलो फाइनल हुआ? ठीक है, अब सुनिए, देखिए और देखो मुझे आपको सिखाना है कि इनके अंदर ये वाली आइसोमेरिज्म कैसे होती है। देखो एक बात आपको क्लियर कर दूं, अभी प्रॉपर रीजन दे दूंगा। ये वाली आइसोमेरिज्म इस केस में नहीं होगी, Ma6 में नहीं होती, क्योंकि सब लिगेंड क्या है? सेम। एक्सचेंज करने के बाद 3D का डिफरेंस ही नहीं आता ना, इसमें होती। देखो इसमें होती है, इसमें होती है, इनफैक्ट इसके अंदर भी होगी, इसके अंदर भी होगी, इसके अंदर भी नहीं होगी। ये सब मैं रीजन दूंगा आपको। जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया वहां पे ये वाली आइसोमेरिज्म होगी नहीं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा प्लीज आप लोग, एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बात है पीछे, काम करो यार, देखो ऐसे बोल बोल के ना। नोट कर लें सब लोग, एक बार आइसोमेरिज्म पूरा हो जाए फिर हमारा बॉन्डिंग वाला सेक्शन रहेगा। हमें बॉन्डिंग की 3 थ्योरीज पढ़नी होंगी, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। नोट कर लीजिए, Ma6 टाइप, Ma5B टाइप, Ma4B2 टाइप, Ma3B3 टाइप, Ma होल ट्वाइस B2 टाइप, Ma2B2C2 टाइप, और एक आखिरी केस बनता है Ma होल थ्राइस टाइप। बोलो फाइनल हुआ? इन सब केसेस के अंदर हमें ज्योमेट्रिकल स्टडी करनी है, और बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, मेरे को एटसेट्रा लिखना पड़ रहा है। सब सेटिस्फाइड? ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब देखो मैं आपको ना, अभी चलो पहले एक केस देखो, एक चीज और समझा दूंगा आपको। जैसे आप सबको मालूम है कि शेप जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। देखो स्टूडेंट्स, इस शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, जिसको हिंदी में अष्टफलकीय बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल। देखो नोट मत कीजिएगा, मैं ना इन पोजिशंस को ना ऐसे नंबर्ड कर रहा हूं। देखो इन पोजिशन की नंबरिंग कर दी मैंने, ऐसे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कहीं लगाओ, आपका मन है कहीं से भी नंबरिंग करना शुरू करो, वहां से 1 2 3 शुरू कर दो, लाइक दिस। अब देखो मैं एक बात बोलूंगा यार, ध्यान सुनना। इस 1 के लिए 2, 1 के लिए 3, 1 के लिए 5, एग्जैक्टली ऐसी 1 के लिए 6। देखो ध्यान देना, 1 के लिए 2, 1 के लिए 3, 1 के लिए 5 और 1 के लिए 6, ये सारी की सारी साइड क्या है? एडजेसेंट। इसे कहते हैं एक समान है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है? 1 और 3 का एंगल, 1 और 5 का एंगल। आप समझ पा रहे हो ये 1 कहाँ है? देखो ये 1 की पोजीशन ऐसे है, देखो बच्चे ये 1 की पोजीशन ऐसे है, देखो यहां बैठा है 1 सबसे ऊपर, इसके लिए ये वाला कोना, इसके लिए ये कोना,
इसके लिए ये और इसके लिए ये सब क्या है, सब बराबर है। सेम है। वो यहाँ बैठा हुआ है, यस सर। वो कह रहा है जितना मेरा 1 के 2 के साथ एंगल बनता है उतना 3 से बनता है, उतना बनता है, यहाँ बनता है। ये सारी एडजस्टेंट साइड है। यस सर। ऐसी जो नीचे बैठा है देखो, जो यहाँ बैठा होगा उसके लिए भी ये चारों के चारों बराबर है। अगर मैं कहूं कि 4 के रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में 5, 4 के रिस्पेक्ट में 3, 4 के रिस्पेक्ट में 2, 4 के रिस्पेक्ट में 6, ये सारी साइड क्या है, एडजस्टेंट साइड है। क्या कहते हैं, एडजस्टेंट साइड। इन्हें एडजस्टेंट साइड कहा जाता है, एडजस्टेंट। ओके, बिल्कुल एक समान है, एडजस्टेंट साइड्स कहते हैं इनको। अच्छा, इस 1 के रिस्पेक्ट में 4, 3 के रिस्पेक्ट में 6 और 2 के रिस्पेक्ट में 5 क्या है, ये अपोजिट साइड है। क्या कहते हैं इनको, अपोजिट, ये अपोजिट साइड से। बोलो आ रहा है समझ, इनको अपोजिट साइड्स कहा जाता है। बोलो बात क्लियर। अब रूल ये होता है, अगर सेम लाइगेंड्स एडजस्टेंट है बैठे हुए, एडजस्टेंट, तो क्या कहेंगे उसको, सिस फॉर्म। और जहां अपोजिट बैठे हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। आप समझ पा रहे हो, रूलिंग में करके दिखाऊंगा। रूल ये होता है, अगर सेम लाइगेंड बैठे हैं एडजस्टेंट पे तो कहेंगे सिस फॉर्म, और अपोजिट में क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। एक बात तो बता दूं, इस 2 के लिए 3 भी क्या है, एडजस्टेंट है, क्योंकि 2 और 3 के बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। आ रहा है सबको समझ, यस सर। तो इस तरह से कराया जाएगा। तो ये अब चेक करेंगे हम लोग MA6, जिसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं है, तो इसमें अब देखो मैं आपको सारे केसेस करके दिखाता हूँ 1 बाय 1 ना, किस केस में आइसोमेरिज्म होगी, किस में नहीं होगी। MA6, MA5B, ऐसी MA4B2, MA4B2। आपको मैंने कहा था कि एक तो इसमें वाली आइसोमेरिज्म नहीं होती, एक इसमें वाली आइसोमेरिज्म नहीं होती। इसमें शुरुआत होती है MA4B2 से। तो नोट करें आप, केस ऑफ MA4B2 नोट कर लीजिएगा, द केस ऑफ MA4B2। अब आपको MA4B2 का केस कराते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी। MA4B2, MA4B2, ये वाला केस कराता है। देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, शेप इसमें ऑक्टाहेड्रल है, और जो शेप ऑक्टाहेड्रल होती है वो इस तरह से होती है। वो स्टार हटवा लो, एंड हटा लो, वो इससे हो जाएगा। सर ये स्टार के अलावा दूसरा दूसरा पेंसिल अब ये लो, अब ठीक है। देखो MA4B2 कैसे बनेगा, देखो MA4B2 इस तरह से बनता है। इसमें हम 2 B लाइगेंड ऐसे दिखा देते हैं और A ऐसे दिखा देते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, बात ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है MA4B2, इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आप ध्यान से देखो, जो सेम लाइगेंड्स है ना, सेम लाइगेंड्स वो बैठे हैं एडजेसेंट फेस पे, एडजेसेंट। ये बात आपको बताई गई है, जब सेम लाइगेंड एडजेसेंट पे हो तो क्या कहते हैं उसको, सिस फॉर्म। आप यहां भी देख सकते हैं, दोनों ए सेम फेस पे हैं, मतलब सेम एडजेसेंट बैठे हैं, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ही एडजेसेंट बैठे हैं। आप ऐसे केस में ना, जो लाइगेंड कम टाइम आ रहा है उसको देख लो। आप देखो इसके भी हाफ पे कह दो आप, ये सिस है या ट्रांस है, चलो पता लगाएं। सेम लाइगेंड एडजेसेंट है बैठे हैं, इसका मतलब कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। इसको सिस कहा जाएगा क्योंकि सेम लाइगेंड एडजेसेंट है बैठे हैं। इस बात पे गौर करना सब लोग। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर ये वाला केस बनाते हैं, इसमें सेम लाइगेंड कहां बैठे हैं, अपोजिट बैठे हैं। देखो आप, अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट में नाम क्या होता है, ट्रांस। बोलो सबको आ रहा है समझ, ये सिस से ट्रांस। सेम लाइगेंड बैठे हैं एडजेसेंट, सेम लाइगेंड बैठे हैं अपोजिट, इसका सिस ट्रांस मैंने बना दिया। ठीक है, कॉमन सी बात है, एक बार इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम लाइगेंड बैठे हैं एडजेसेंट तो सिस कहेंगे, और सेम लाइगेंड बैठे हैं अपोजिट तो उसे कहेंगे ट्रांस। ये हमारी थ्योरी रहेगी। ऐसे बिल्कुल हमने स्क्वायर प्लेनर में किया हुआ है, सेम लाइगेंड बैठे हैं एडजेसेंट तो सिस, अपोजिट में बैठे तो ट्रांस। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी हुआ था। सेम लाइगेंड एडजेसेंट में बैठे हैं तो सिस, अपोजिट में बैठे तो ट्रांस, सिस ट्रांस।
ठीक है, सिस ट्रांस, एडजेसेंट पे सिस है और अपोजिट पे क्या है, ट्रांस। बच्चों क्लियर हो गया? अच्छा, अगर चांस की बात है, किसी ने आपको ये वाला केस दे दिया, ये कह रहा ध्यान दीजिएगा, ये केस किसी ने आपको दे दिया, चलो बताओ कोई स्टूडेंट, इसको सिस कहेंगे ट्रांस कहेंगे? सिस, क्यों सिस कहेंगे? देखिए दोनों भी 90 डिग्री में बैठे हैं, शाबाश। ठीक है, जनरली बच्चों को क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस होती है, इसकी प्रैक्टिस होती है, वो इसको पहचान नहीं पाते। तो आप तो फंडामेंटल लगाओ, जब दोनों सेम लैगेंड 90 डिग्री बैठे हुए हैं, एडजेसेंट बैठे हैं, तो नेचुरली कौन हो गया, सिस। और अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया होता, देखो ध्यान देना, अगर इसको ऐसे बना देते, इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांस। क्यों? क्योंकि सेम लैगेंड अपोजिट में बैठे हैं, बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पे। आ रहा है सबको समझ? तो कोई रटना नहीं है, लॉजिक लगाने हैं, सिस ट्रांस आपको पहचान करनी आनी चाहिए। ये बात कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है M A3B3। देखो इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, M A3B3, नीट फेवरेट है ये, नीट पे 100% क्वेश्चन है M A3B3 के ऊपर। देखो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। देखो इसमें एक ए लगाते हैं, एक ए लगा रहे हैं, एक ए लगा रहे हैं, ऐसी हमने बी लगाए। जरा सब ध्यान देना, देखो देखो इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये फिगर कैसे बनी हुई है। देखो सब ध्यान देना, ये फिगर कुछ इस तरह से है, ये पीछे हमारा स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे ए बैठा हुआ है, देखो ए, एक ए यहां बैठा है, ऐसी एक ए यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है, ये ए और ये तीनों है ना एक ही फेस पे हैं। क्या कहेंगे, एक ही फेस, ये एक ही फेस है। और ऐसी बी, एक बी यहां बैठा है, एक यहां, एक यहां, तीनों बी भी एक ही फेस पे हैं। ये बात सबको आ रही है समझ? इस टाइम तीनों ए, ध्यान से देखो, ये एक ही फेस पे हैं, और तीनों बी भी एक ही फेस पे हैं। इसको बोलते हैं फेशियल फॉर्म, इसको फेशियल कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं इसको फैक्ट फॉर्म, शॉर्ट में इसको फैक्ट फॉर्म बोलते हैं। नोट नहीं करना, इसका लॉजिक है क्योंकि सेम लाइगेंड एक ही फेस पे है। अच्छा, अगर मैटर चांस किसी ने ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बना दिया, देखो अगला सब अटेंशन पे करना, देखो इस टाइम कंडीशन कैसे है, देखो इस बार क्या हो रहा है, एक ए ऊपर बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है, देखो इस फिगर में, है ना, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ये तीनों एक कहां है, एक ही मेरिडियन पे है, इसको मेरिडियन कहते हैं, ज्योग्राफी में आती है ना मेरिडियन, एक ही मेरिडियन पे है। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं, ये बी और ये भी एक ही मेरिडियन पे है, तो इसको बोलते हैं मेरिडायनल फॉर्म, इसको मेरिडायनल फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट में इसको मर फॉर्म कहते हैं, मर फॉर्म। देखो यहाँ पे ना सिस ट्रांस वर्ड नहीं कहा जाता, सब सुन लेना, यहाँ पे सिस ट्रांस वर्ड नहीं बोलते। A3B3 वाले केस में सिस ट्रांस अलाउड ही नहीं है, A3B3 वाले केस में फैक एंड मर फॉर्म बोलते हैं। अगर आपके सेम लैगेंड, जैसे देखो अभी अभी मैंने बनाकर दिखाया, ये तीनों ए एक ही फेस में है, एक ही फेस, तो ये होती है फैक्ट फॉर्म, और तीनों भी एक ही फेस में, ऐसे क्या बोलेंगे, भी फैक्ट फॉर्म हो गई। यहां पे क्या हो रहा है, ये एक ही मेरिडियन पे है, ये मेरिडियन काउंट होती है, तो उसको बोलते हैं मर फॉर्म, ये मर फॉर्म होती है। तो फैक्ट फॉर्म मर फॉर्म ये पता होना चाहिए आपको, ये बनेगी MA3B3 में, नोट कर लो इसको भी आप। अच्छा प्लीज नोट करिए, बात ना करिए। हाँ जी, मॉर्निंग, हाँ मैं मिलने आया, मिलने आया, ठीक है।
और सब एग्री? इज इट क्लियर? ये MA3 B3 वाले केस में था, नोट करो उसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है आने के 100% चांसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, फेशियल फॉर्म, मेरिडाइनल फॉर्म, फैक्ट फॉर्म, मर फॉर्म, दैट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। अब करें इसको, सब कॉपी कर चुके। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, सुपर 100% आएगा, MAA होल ट्वाइस B2 टाइप। देखो इसकी बात करते हैं। आपको बताया था मैंने कि जो ये लाइगेंड है ये क्या है, बाइडेंटेड है, और इसके डोनर साइड क्या है, सेम है। देखो इसको बना के दिखाता है। देखो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बेटर रहेगा। COCl2 होल ट्वाइस। देखो हमने ये एग्जांपल ले लिया, इसको डजंट मैटर ये। देखो अब मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ किस तरह Cl अरेंज है। देखो En को हम ऐसे दिखा देते हैं, और दो साइड से हमने जोड़ दिया इसको, चलेगा? दो साइड से जोड़ने का मतलब यही है कि ये लाइगेंड कैसा है, बाय डेंटेड है। देखो ये वाली फॉर्म बना दी मैंने, सेम लाइगेंड ऑन द एडजेसेंट, क्या कहेंगे इसको, सिस फॉर्म। ये सिस है। और इसी तरह से हमने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी और बना दी, ये Cl अपोजिट दिखा दिए, En को यहां दिखा दिया, और एक En को यहां दिखा दिया। फिर वही फंडा लगाओ आप, Cl कैसे बैठे हैं, बिल्कुल अपोजिट, तो क्या कहेंगे इसको, ट्रांसफॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझो ये आया बड़ा है नीट के अंदर 100%, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में डिस्कस है, अच्छे से इन्हें कीजिए आप। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वही प्रिंसिपल वही है, हमारा रूल वही है। हमने क्या किया, जो सेम लाइगेंड थे, Cl जिसे बोलेंगे, जब एडजेसेंट पे दिखाया, देखो 90 डिग्री का एंगल, तो क्या कहेंगे इसको, सिस। और जब Cl को अपोजिट दिखा दिया, एंगल 180 डिग्री है, तो क्या कहेंगे इसको, ट्रांस। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए इसके। और आप बनाएंगे ना तो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो सब चीजें सेम ही रहेंगी। तो MA होल ट्वाइस B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर भी सिस ट्रांस बन जाते हैं। ऐसे तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई तो एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, और कैटेगरी इसकी ही है, ये तो एग्जाम्पल लिया, देखो लिखा तो है हमने। बोलो सब सेटिस्फाइड हो गए? ये सब अपने 12th बोर्ड्स में कभी किया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, सब टेक्स्ट पे होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इट्स ओके, सबने कॉपी कर लिया। चलिए अब देखिए केस मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी कैटेगरी ये होती है, MA होल थ्राइस। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है। चलिए जरा इसको बनाइए, जरा सब बच्चे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 6 है, शेप ऑक्टाहेड्रल ही है। ड्रॉ करिए इसको आप लोग। ड्रॉ करिए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। बनाइए, दोनों बनाइए, सिस ट्रांस दोनों बना दीजिए, इसके सिस ट्रांस दोनों बनाकर दिखाओ।
अच्छे नोट कर लिया सब लोगों ने? किया? बनाया किसी ने सिस्टम्स? बन गया? क्या डिफरेंट नहीं आ रहा? देखिए अब सुनिए, ये क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिया गया। इस केस में सिस्टम्स बनता ही नहीं। कई लोग कह रहे हैं हम बना रहे हैं लेकिन सेम बन रहा है। देखो सही कह रहे हो, वेरी गुड। इसमें आप दो केस, दो ओरिएंटेशन बना ही नहीं पाओगे। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं है। ये केस जानबूझ के आपको दिया गया जिससे आपको याद भी रहे। एम ए होल थ्राइस वाले केस में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, देखो एक बार रुक जाओ, मैं ट्राई करता हूँ। कोबाल्ट को हमने सेंटर में दिखाया। अब देखो इसे 3 ईएन लगाते हैं। एक ईएन हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक यहाँ एडजस्ट कर दिया। ये हमने एक पॉसिबिलिटी बना दी। फिर हमने दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई। देखो इसमें मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एंगल्स में लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखोगे ना वही एंगल है सारे के सारे। अगर यहाँ पे ईएन ईएन का एंगल 90 डिग्री है तो वहां भी 90 डिग्री है। जैसे यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम वो बना हुआ है। कोई यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है। जानबूझ के अब वो केस दिया गया है। ये आपको याद रहे हमेशा, एम ए होल थ्राइस में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। तो इनफैक्ट इसका आंसर ये है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। याद रहे आपको रिजल्ट देखो तब सिलेक्शन होता है। सब अच्छे एग्री हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक केस और डिफरेंट है, उसको भी ले लेते हैं इसी के कैटेगरी में। तो कर लूं उसको मैं? इसमें कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। तो चाहता ड्रॉ कर ले, थोड़ा फास्ट करे बट। सब वाइज क्लियर है ना? कभी एम ए होल थ्राइस वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। एक केस लेते हैं, M A2B2C2। M A2B2C2। देखो M A2B2C2 कैसे होता है? देखो ना सब जरा अटेंशन पे करो, देखो मैं ट्राई करता हूं। पहले मैं दो जो सेम लिगेंड है ना A2, एक बार उसको सिस पे ले आता हूं। देखो जरा ध्यान से देखो सब लोग, मैंने दोनों एक ऐसे रखे हैं, एडजेसेंट रखे हैं ना, तो क्या बन गई? सिस फॉर्म। दोनों बीबी एडजेसेंट बैठे हैं, उनकी भी सिस फॉर्म। अब दोनों ए को मैंने अपोजिट कर दिया, क्या कहेंगे इसको हम? ट्रांसफॉर्म। देखो अब बी और सी अभी भी सिस बैठे हैं। ध्यान से देखो, ए के रिस्पेक्ट में सिस, ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस, बी और सी वैसे ही हैं। अगली बार मैंने क्या किया, बी और बी को क्या कर दिया? ट्रांस कर दिया। ए को कैसे कर दिया? सिस। सी को मैंने कर दिया सिस। आ रही बात सबको समझ? सी हमारा सिस बैठा है। अगली बार हमने क्या किया, सी को ट्रांस कर दिया, ए बी सिस और बी बी सिस। इज इट क्लियर? बोलो आ रहा है समझ? और एक आखिरी पॉसिबिलिटी है, उसमें हमने क्या किया, तीनों को तीनों को हमने ट्रांस कर दिया। देखो बच्चे, तीनों को हमने ट्रांस कर दिया। ए को भी ट्रांस किया, बी को भी ट्रांस किया, सी को भी ट्रांस किया। बोलो सबको आ रहा है समझ? देखो आपके सामने इसकी 5 पॉसिबिलिटी बन जाती। एग्री? ऐसे नंबर ऑफ आइसोमर निकालना भी आता रहता है। क्वेश्चन देके पूछते हैं बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो आपको बना के चेक करने पड़ेंगे कि आपको अच्छे से आए। सेटिस्फाइड है? इसको भी नोट कर लो। देखिए आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सेक्शन देखो प्रैक्टिस करने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस वालों के लिए देखो, अब जैसे आप 1 जन हो गई, अब देखो 20 और 30 के बीच में जेई मेंस वाले एग्जाम होते हैं, उनका फर्स्ट राउंड शुरू हो गया समझो। यहां से पक्का क्वेश्चन मिलेगा। आप उन पेपर्स को भी करना। पेपर वो सब ऑनलाइन ही है, आपको जैसे पेपर हुआ दिन में और शाम को आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा उसका वीडियो। तो वो सारे क्वेश्चन भी आपको करके देखने हैं। उसकी सारी केमिस्ट्री सारी फिजिक्स आपको आती नहीं आती। मेनली उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे ध्यान देना है। कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन है उसको छोड़ देंगे, लेकिन जहां पे कोई पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो हमें आना चाहिए। देखो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप एक्टिव होइए, सब लोग जागिए। अब तो आपके पास देखो बहुत कम टाइम रह गया और एक पूरी ब्रांच अभी पेंडिंग है। तो MA2B2C2, ये तीनों, ये वाला केस भी हमने स्टडी कर लिया।
सब सेटिस्फाइड? उम्मीद है क्लियर है। और एम ए होल थ्राइस में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, ये सबको अच्छे से आए। एम ए होल थ्राइस में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। आप डायरेक्ट चले गए, हम इस कॉलेज से आ गए, ये मैसेज आया था बस। बस बस ये रिपोर्टिंग करनी है, मैसेज दिखा देंगे, मैसेज आया। हाँ वहाँ पे भी श्योर नहीं पूरे नहीं है, ऐसी बात है, मेरी कहीं नहीं है। सब मिलेंगे वहाँ, और भी स्टूडेंट्स आएंगे ना, और भी स्टेशन आएंगे। सारा अपने बातें चलेंगे, ठीक है, फिर बातें कम कीजिए। चलिए सब बच्चे एग्री हो गए। तो MA2 B2 C2 कैसे हैंडल करना, ये भी सबको अच्छे से आए। तो ज्योमेट्रिकल हमारा पूरा हो गया, इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो अब ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको ऑर्गेनिक आनी चाहिए थी। ऑर्गेनिक के बाद थोड़ी सी इनऑर्गेनिक पढ़ना इजी रहता है, बट चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय समावेता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अब देखो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पहली बात है, इसे आपको पता होगा शायद, इसे कारलिटी कहते हैं, कारलिटी। देखो इसी का नाम कारलिटी होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कारल, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसी को एनेंशोमेरिज्म कहते हैं, एनेंशोमेरिज्म। देखो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जिसमें आइसोमेरिज्म आता है, तो यहाँ सारे वर्ड्स आएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कारलिटी, एनेंशोमेरिज्म, इन सब का एक ही मतलब होता है। अब सुनिए, अब यहाँ पे ना मैं एक लाइन बोलूंगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा हमें बहुत। देखो फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म a compound must have absence of planosymmetry, must have absence of planosymmetry। देखो देखो ये हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल वर्ड होगा, प्लेनोसिमेट्रिक, POS बोलते हैं हम शॉर्ट में, प्लेनोसिमेट्रिक। इसको बहुत डेप्थ में सीखना पड़ेगा, इसके बाद में ही आएगा, फिर ऑर्गेनिक भी आपको आसान लगेगी। प्लेनोसिमेट्रिक, इसका हिंदी नाम होता है सममित तल। आई थिंक इसको सममित तल बोलते हैं। ओके, तो प्लेनोसिमेट्रिक और सममित तल। अब मुझे आपको ये सिखाना पड़ेगा, ये प्लेनोसिमेट्रिक है, सममित तल क्या है, इसके बाद आगे केमिस्ट्री है। ये लाइन नोट कर लो आप लोग भी, ये सेंटेंस लिख लो एग्जैक्टली आप लोग। फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फॉर कारलिटी, फॉर एनेंशोमेरिज्म, a compound must have absence of, a compound must have absence of planosymmetry, POS। इसका स्टैंडर्ड तरीका अगर हमें आ जाए ना, तो हम सारे क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। हिंदी में कहते हैं सममित तल। एक कंपाउंड के पास सममित तल की अनुपस्थिति होनी चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग ये है, उसमें सममित तल ना हो, सममित तल ना हो। और वो करेंगे स्टार्ट हम लोग। पहले तो ये सीखना पड़ेगा प्लेनोसिमेट्री क्या है, सममित तल क्या है। ठीक है, सेंटेंस लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। A compound must have absence of planosymmetry और सममित तल जिसे कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS बोलते हैं हम शॉर्ट में, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और हिंदी में कहेंगे सममित तल। ठीक है, नोट हो गया। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, या प्रकाशीय समावेता के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, एक कंपाउंड के पास प्लेनोसिमेट्री की अनुपस्थिति होनी चाहिए, सममित तल ना हो उसके पास। अब ये प्लेनोसिमेट्री क्या होता है, इसको थोरोली स्टडी करना होगा, तब पता लगेगा कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, किस में कारलिटी है, किस में नहीं है, या किस में एनेंशोमेरिज्म है, या किस में नहीं है। अब ये सारे वर्ड्स वहीं से आएंगे, हमें तब पता लगेगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं।